Welcome to the CCL Mind and Gut podcast series. Today we have Dr. Junaid Rasool, Assistant Professor of Psychiatry, University of Law. Sir, कैसे हैं आप? खैरियत? बहुत शुक्रिया। बस यूसुफ सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर, आज का जो टॉपिक है दैट इज माइंड एंड गट कनेक्शन। तो सर, इसके हवाले से मैं चाहूँगा आप कुछ बताएं कि माइंड एंड गट कनेक्शन की अहमियत क्या होती है। राइट, आई थिंक एक तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि माइंड और गट के कनेक्शन पे बात की जा रही है। तो हिस्टोरिकली हम लोग यही समझते थे कि जहन है, CNS है, ब्रेन सारा इधर है, बट थ्रू रिसर्च, थ्रू ऑब्जर्वेशंस और जो डाटा से पता चला है कि जो गट है, जो इंसान का मैदा और मैदे से आगे जितना भी मामला है, उसमें भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंडली जरासीम हैं मौजूद हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा जो कनेक्शन है ब्रेन और गट का बन जाता है। तो इसमें मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा कि एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जहन। एक आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो बेसिकली आपके कंट्रोल में नहीं होता लेकिन पूरी बॉडी को मैनेज कर रहा होता है। फिर एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो स्टमक रिलेटेड होता है, एंटेरिक मीन्स स्टमक। और इसके अलावा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, ये 4 चीज़ें हैं जो आई थिंक ये ब्रेन और गट को आपस में कनेक्ट कर रही है। और ये जो कनेक्शन है ये हार्मोनल लेवल पे है, ये समझ लें कि न्यूरॉन लेवल पे है, ये इम्यून सिस्टम लेवल पे भी कनेक्शन है। तो ये मल्टीपल एरियाज़ में आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो हमें आम इंसान को पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ें आगे मैटर करती हैं। सर, क्या मेंटल इश्यूज़ गट को डिस्टर्ब कर सकते हैं? राइट, इसमें बिल्कुल मेंटल इश्यूज़ गट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। एक जर्नल मैं एक बात कहता हूँ कि जो माइंड है ना, ये आपके हर बॉडी के हर सेल से कनेक्टेड है और स्टमक से तो बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड है। तो इसमें बहुत सारी साइकेट्रिक बीमारियां हैं जिससे जो मैदा और मैदे से रिलेटेड जो अशिया हैं उसमें अफेक्ट आता है, जिसमें सबसे कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं और डिप्रेशन। ये 2 साइकेट्रिक कंडीशंस हैं जिसका बहुत ज़रा असर होता है मैदे पे, और पेशेंट आमतौर पर मैदे की मसाइल के हवाले से डॉक्टर के पास जाते हैं। यूजली सर, आप साइकेट्री के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। पेशेंट आपके पास ऐसे भी आते होंगे जिनको गट का प्रॉब्लम है। तो सर, क्या गट के प्रॉब्लम भी साइकेट्री इलनेस को जनरेट कर रहे होते हैं? जी, इसमें इस तरह है कि कोई भी क्रॉनिक इलनेस, ऐसी मर्ज़ के जो बहुत लंबे अरसे चलें, जिसमें चाहे गट का हो या कोई हार्ट का या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इलनेसेस जितनी भी हैं उसके बाद एंजाइटी और डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा आ जाता है रिस्क। इसमें एक आई थिंक फाइंडिंग मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो इंसान की गट है, स्टमक है, तो इसमें ना फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। वो कुछ वो ऐसी केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे मूड पे बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं। तो अगर हेल्दी बैक्टीरियाज़ की प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर कॉलोनीज नहीं है तो उससे भी कई दफ़ा मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती। तो सर, जो डिप्रेशन है वो कितना से गट को डिस्टर्ब कर रहा होता है? मतलब जो भी आजकल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जो कॉर्पोरेट के, एंजाइटी डिप्रेशन तो उनको भी होता है। तो सर, क्या वो गट को डिस्टर्ब कर रहा होता है? जी बिल्कुल, एनजाइटी और डिप्रेशन दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है गट पे। मैं आपको दोनों को अलग अलग बता देता हूँ। एनजाइटी से आमतौर पे मुराद हम लेते हैं बेचैनी, घबराहट, खौफ और डर वाली कैफियत। तो एनजाइटी में आमतौर पर मैदे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। डायरिया हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को मैदे की जलन हो सकती है, कुछ लोगों को खाना हज़म नहीं होता। इस तरह के सिम्टम बताते हैं जी, मैदा भरा महसूस होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात एनजाइटी में आ रही होती हैं। और कई दफ़ा जो लोग साइकोलॉजिकली माइंडेड नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो माशरे जो अपने स्ट्रेस को या मेंटल सिम्टम्स को अंडरस्टैंड नहीं करते प्रॉपरली, वो उसको सोमाटाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। वो उसको जिस्मानी अलामात के तौर पे ज़्यादा पेश करते हैं, क्योंकि जिस्मानी अलामात को बेहतर तौर पे सोसाइटी रिकगनाइज़ करती है। तो जो लोग साइकोलॉजिकली माइंडेड नहीं हैं, उनमें बहुत कॉमन है कि वो अपने एनजाइटी को इसी तरह प्रेजेंट करते हैं फिज़िकल सिम्टम में, और ज़्यादा स्टमक रिलेटेड सिम्टम्स से प्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक डिप्रेशन है,
डिप्रेशन, मायूसी, गमगीनी और लो मूड और इस तरह की जो कैफियत का नाम है, तो इसमें आमतौर पर कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम है। यानी डिप्रेशन में जो गट मूवमेंट है, जो बॉल मूवमेंट सब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं और उसमें कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन सिम्टम आ रहा होता है। सर आप ऐसे पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, इसमें आमतौर पे जब हम प्रॉपर असेसमेंट करते हैं पेशेंट की, हम देखते हैं कि इनको क्या मर्ज़ है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या आ रहा है। तो जो भी डिसऑर्डर उनका निकलता है, एंजाइटी डिसऑर्डर या उसकी कोई सब टाइप या डिप्रेशन, तो हम उसको ट्रीट करते हैं तो ये अलामात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाती हैं। सर यूजुअली कोई एक्सरसाइजेस भी होती हैं जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी को ट्रीट करने में कुछ हेल्प कर रही होती हैं। सर कोई ऐसी एक्सरसाइजेस का आप बता दें। आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आमतौर पे आजकल जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेडिकेशन और बाकी चीज़ों पे तो हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे मेरे ख़्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उस पर बात करनी चाहिए। जो फिज़िकल एक्सरसाइज है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो फिज़िकल एक्सरसाइज जिसमें आपके मसल्स पट्टे प्रॉपरली काम करें और एग्जॉस्ट हों, तो ये देखा गया है कि जो लोग वॉक रेगुलरली करते हैं, ब्रिस्क वॉक या कोई फिज़िकल एक्टिविटी रेगुलरली करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ आमतौर पे बेहतर रहती है। वो स्ट्रेस, एंजाइटी को, डिप्रेशन को बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं और उनकी माइल्ड एंजाइटी और डिप्रेशन तो ये एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हर इंसान आई थिंक हफ्ते में कम से कम 3 मरतबा कोई वेट ट्रेनिंग यानी जिम वाली एक्सरसाइजेस करे जिसमें वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो, और इसी तरह 3 या 4 मरतबा कम से कम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी जिसमें वॉक, लॉन्ग वॉक्स हैं, वो करें। उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। सर आपने मेडिकेशन की एक्सरसाइज की बात की है, एक्सरसाइजेज आपने बता दी हैं। मेडिकेशन से यूजुअली एक स्टिग्मा पाया जाता है कि इससे एडिक्शन हो जाती है। उस पर मैं चाहूँगा सर आप थोड़ा सा इस स्टिग्मा को ब्रेक। आई थिंक जो साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं जितनी भी, और उसमें जो सबसे जो स्टिग्मा की आपने बात की, उसमें दवाई का स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है कि जी ये दवाइयाँ लग जाती हैं, ये नशे की दवाइयाँ हैं और इस तरह के मुख्तलिफ नाम हैं इसके। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हिस्टोरिकली ये कुछ बात इसमें सही भी थी। आज से 20-25 साल पहले जब साइकेट्रिक मेडिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी और इतनी डेवलप्ड नहीं थी, तो उस टाइम की तमाम दवाइयों में नींद बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, दवाइयाँ बहुत सारी डिफरेंट आ चुकी हैं और बहुत अच्छी मेडिकेशंस आ चुकी हैं जिसमें इतनी नींद नहीं होती, और वो लेके इंसान फुली फंक्शनल रह सकता है और वो प्रॉपर्ली उसकी ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो जहाँ तक ये है कि ये लग जाती हैं, इसमें मैं ये कहूँगा कि एंटी डिप्रेसेंट्स का ज़्यादातर रोल है एंजाइटी में, डिप्रेशन में। तो एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं आमतौर पे हम 6 महीने 1 साल का कोर्स करवाते हैं स्टार्ट में, और उसमें यूजुअली बाद में हम एक दफ़ा ट्राई करते हैं दवाई को आहिस्ता आहिस्ता बंद करने की, और बहुत सारे पेशेंट दवाई बंद करने पे ठीक रहते हैं फॉर लाइफ। कुछ पेशेंट्स को दोबारा से दवाई खानी पड़ती है क्योंकि अलामात उनकी दोबारा आ जाती है। तो इसके बारे में मैं आमतौर पे मरीज़ों को यही समझाता हूँ कि देखिए कुछ अलामात, कुछ अमराज ऐसे हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म दवाई की ज़रूरत होती है। तो कुछ लोगों की एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन भी ऐसा होता है जिसमें लॉन्ग टर्म दवाई की ज़रूरत है। इसमें दवाई का कोई कसूर नहीं, वो मर्ज़ की नोयत ही ऐसी है कि उनको लॉन्ग टर्म दवाई खानी पड़ती है। तो आई थिंक एंटी डिप्रेसेंट की कोई एडिक्शन वाली चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ और दवाइयाँ हैं जिसमें बेंजोडाइज़ेपिन्स, जो नींद वाली दवाइयाँ हैं, जो नींद के लिए यूज़ होती है, उसकी डेफिनेटली है एडिक्शन, और मॉडर्न साइकाइट्री में उसका यूज़ बहुत कम हो गया। सर ऑडियंस को आप क्या टेक अवे मैसेज देंगे? मेरा ये ख़्याल है, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि लाइफ में जब भी कोई इस तरह की, एक तो मेडिकल हेल्प ज़रूर सीख करें। अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें, क्वालिफाइड डॉक्टर से। और अगर आपका डॉक्टर आपको ये बताता है कि ये मेंटल हेल्थ कंडीशन है, कोई ज़हनी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपको सिम्टम आ रहे हैं, तो ज़रूर साइकाइट्रिस्ट से रब्ता करें। साइकाइट्रिस्ट, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं लाइफ में जो 10-15 साल मैदे की दवाइयाँ खाते रहे और वो उनको सिम्टम्स ठीक नहीं होते थे, और एक एंटी डिप्रेसेंट खाने से वो तमाम सिम्टम्स ठीक हो गए। तो आई थिंक बहुत अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि ज़हनी जो मसाइल हैं उसकी वजह से जिस्मानी अलामात भी आ सकती हैं, और ज़हनी जो प्रॉब्लम्स की दवाइयाँ उससे जिस्मानी अलामात ठीक भी हो जाती हैं। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर साइकाइट्रिस्ट से रब्ता करें। Thank you for providing valuable information. Thank you for watching CCL Mind and Gut podcast series.